3, 2, 1 and action. भाई कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी दुनिया के ज्यादातर मर्द दिल जले क्यों है? ये सवाल कोई नहीं पूछता कि आखिर मर्दों को दर्द क्यों नहीं होता। बचपन से सिखाया जाता है बी अ मैन ब्रो, बट व्हाट इज इट टू बी अ मैन ब्रो? आज सोसाइटी में मर्दों के खिलाफ, पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के खिलाफ इतना ज्यादा शोर है कि शोर में कहीं इस मर्द के दर्द की आवाज दब जाती है। बट वरी नॉट मर्दों, हम मर्दों की आवाज ना केवल कोई सुन रहा है बल्कि हमारी तरफ से आवाज उठा भी रहा है, और वो मर्द नहीं, एक औरत है। द वन एंड ओनली दीपिका भारद्वाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन व्हाट्स योर मंत्रा। Thank you so much, Mantra. Thank you so much for having me second time on your podcast. Absolutely. The last time we were on the Eminem Talkies podcast, and Spotlight is honored to have you. You know that I've been following your work for a very, very long time. हम अभी बात कर ही रहे थे किस तरीके से हमारी पहली मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई थी, and how I really appreciated what you were doing back then and what you're doing right now. You have been a spokesperson for men's rights in India. You're a storyteller. You've made two fabulous documentaries, and is a third on the way. Hopefully, yes. Hopefully on the way. Yeah. We'll talk about both these documentaries. We'll talk about India's Sons. We will talk about all the work that you've done. But tell me something. ये पहली बात तो you go through so much when you talk about men's rights. Every day you are getting bashed by women and men. And almost everybody who turns around and says that how can you talk about men's rights, because इतने 100 सालों से आदमी औरत को प्रताड़ित करता आ रहा है. It's payback time. हाँ, दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट हर रोज इसी तरह के कमेंट्स से होती है, बट लाइक आई वाज जस्ट शेयरिंग मंत्रा, मैं जो कहानियाँ बताती हूँ, मैं जो सच्चाइयाँ लोगों के सामने लाती हूँ, वो एक सच है, उसमें कोई भी बनावट नहीं है, कोई मसाला लगा के कुछ नहीं पेश किया। रियल स्टोरीज, रियल पीपल। बस ये है कि सब लोग औरतों के बारे में बात करते हैं, मैं मर्दों के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आदमी हैं और उनकी फैमिलीज भी हैं। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एक आदमी और औरत किसी साइलो में नहीं रहते हैं। जब एक औरत को परेशानी होती है तो उसके पूरे घर वालों को परेशानी होती है, जब एक आदमी को परेशानी होती है उसके भी पूरे घर वालों को परेशानी होती है, जिसमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक अ जेंडर वॉर और एनीथिंग दैट यू नो माई वर्क इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू एड्रेस और ब्रिंग आउट. But it's just about human beings who do not have voice. I personally feel कि आदमियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा दबा दी गई है, खासकर तब जब वो सफ़र कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि औरतों को प्रोटेक्ट किया जाए, औरतों के लिए सब कुछ किया जाए, औरतों को आगे लाया जाए, जो कि बिल्कुल सही है और ज़रूरी भी है। लेकिन मुझे लगता है कि औरतों को ऊपर लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मर्दों को दबाना शुरू करते हैं। वो हो रहा है आज के समाज में, और मेरा काम सिर्फ उस चीज़ के अगेंस्ट है कि अगर आप बराबरी की बात कर रहे हैं तो फिर बराबरी कीजिए। ये नहीं कि पहले आदमी ऊपर थे, औरतें ऊपर थी, अब औरतों को ऊपर लाना है तो आदमी नीचे जा रहे हैं, बेचारे सफ़र कर रहे हैं और आउटरीच भी कर रहे हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो जितना ही एक औरत की आवाज़ को ना सुनना गलत है, मुझे लगता है उतना ही एक आदमी की आवाज़ को ना सुनना भी गलत है। तो गालियां देते रहते हैं लोग। मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, मुझे लगता है मंत्रा, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कभी भी किसी इंसान ने अगर ऐसा काम करने की कोशिश की है जो कि लोगों को बहुत जल्दी पचता नहीं है, तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन जिस भी इंसान ने अपनी पैशन में या अपनी एक्टिविज्म में या अपने एक राइट्स की लड़ाई में सफलता पाई है, उसको सबको इस सब चीज़ों से, गालियों से और प्रोटेस्ट से का सामना करना पड़ा। तो मुझे भी करना पड़ता है, बट I know that my mission is right, I know my passion is right, I know my work is legitimate. So जब तक वो सही है तब तक सब सही है. Absolutely, because most of the times आपको कितने सारे tweets आते होंगे कि दीपिका, how can you be a woman and talk against women? Yeah, I know. धोखेबाज. बहुत सारी औरतें मुझे ऐसे बोलती हैं मंत्रा, बोलती हैं कि एक्चुअली हंसी में टाल देती हूँ मैं, बट कभी कभार बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है। और एक पता नहीं ये क्या एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है या फिर कोई एक किताब है इन लोगों के पास, खासकर फेमिनिज्म जो प्रीच करते हैं, जो सूडो फेमिनिज्म प्रीच करते हैं, कि कोई भी औरत अगर आदमी के बारे में बोलने लग जाएगी ना तो उसको बोलेंगे पिक मी,
शी इज अ पिक मी वुमन, ओह, राइट? ये क्या है? पिक मी वुमन वो औरत होती है जिसको अपेरेंटली आदमियों से अटेंशन नहीं मिलती है, और ताकि उसको आदमियों से अटेंशन मिल जाए, so she is a pick me, you know, like pick me. She is Oh. telling the men to pick me But because she's Deepika, not you get a getting. lot of attention. I do get a lot of attention. Like I don't need to be a pick आधी me दुनिया woman. आपको दीदी कहती है और आधी दुनिया आपको पूछ रही होती है कि would you like to go out on a date with me? There's so many boys who have given you the मतलब almost आपको दर्जा दिया है उनकी भगवान होने का, क्योंकि आपने उनकी मदद करी है इतने सारे मर्दों की. They call you दीदी, they call, I keep seeing about how much they have given you respect. I think because सलमान खान के बाद सबसे ज्यादा जो वेट हो रही है वो मेरी शादी की हो रही है. So everybody wants to know who is the man who is going to come in my life, and yes, a lot of men do reach out saying, can we date you, can we meet you for a coffee, do you meet men apart from work also? And so yeah, but नहीं, बहुत सारी औरतें हैं जो ये बोलती हैं कि तुम औरत होके ही औरतों के खिलाफ हो, या तुम एक औरत नहीं हो, या तुम कैसे इतनी ज़्यादा ऑपरेशन जो है, इतना ज़्यादा औरतों के साथ जो गलत होता है उसको इग्नोर कर सकती हो. एंड पहले बहुत एक्सप्लेन करती थी मैं मंत्रा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं औरतों के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ. अगर किसी औरत ने जाके मर्डर कर दिया है तब तो आप उसको किस एंगल से देखोगे? एक औरत जिसने मर्डर कर दिया है इस एंगल से देखोगे, कि एक क्रिमिनल जिसने मर्डर कर दिया है इस एंगल से देखोगे? जो औरतें क्राइम कर रही हैं मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ. जो औरतें अपने लॉज जो उनके एडवांटेज के लिए बने हुए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, उनका मिसयूज करती है, मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ. ऐसा नहीं है कि जितनी भी औरतें मेरे आसपास है मैं ये बोलने लगी हुई हूँ कि यार सारी औरतें गंदी है. नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है. एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन मेरे पास औरतें भी बहुत सारी आती हैं हेल्प मांगने के लिए. कभी किसी को जॉब चाहिए, कभी कोई, इनफैक्ट इसी साल अर्लियर दिस ईयर आई गॉट 14-year-old maid rescued from very very extreme brutalities she was being subjected to गुड़गांव में. और अगर मेरे को ऐसा होता कि मैं सिर्फ आदमियों के लिए या लड़कों के लिए काम करती हूँ तो शायद मैं उस केस में इतनी जद्दोजहद नहीं करती. लगभग 2 हफ्ते मंत्रा I was on my foot trying to get justice for that girl. तो ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट बहुत सारे लोग हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए फाइट करने वाले. आदमी और लड़कों की कोई बात नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई माय वर्क फोकसेस ऑन दैट. एंड बहुत सारी औरतें भी जो हैं आजकल मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझसे इंस्पायर होती हैं. वो खुद भी, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने भाइयों अपने दोस्तों के साथ ऐसा होता हुआ, तो दे आर बिकमिंग माय वॉइस एज वेल. Exactly, because women also know that the men in their life do not deserve this, what they go through. And specifically when talking about men's rights, ज़्यादातर काम जो दीपिका आपने किया है और ज़्यादातर प्रताड़ित मर्द जो होते हैं, the men who suffer are in marriages, who get into bad marriages, and well, thanks to the kind of system we have in our country, जहाँ पर most of the marriages are almost contract marriages between families, and then later on, like every other contract, यहाँ पर भी problems होना शुरू होती हैं. जिस तरीके से आप किसी जॉब में जाते हैं, कुछ टाइम बाद में आपके और आपके बॉस के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, and you can split, but in a marriage it's completely a different ball game altogether. And men suffering in the hands of women who they got married to. ज्यादातर हिंदुस्तान में हमने फिल्में देखी हैं जहां पर औरतों के साथ डाउरी को लेके, दहेज को लेके उनको परेशान किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, जला दिया गया, या उनको खूब मारा पीटा गया. यही हमारी 70s और 80s की फिल्मों में दिखाया जाता था. क्या ये सच है हिंदुस्तान का, या ये भी सच है कि इसका ऑपोजिट भी होता है? एंड वुमेन हु गेट मैरिड इनटू फैमिलीज, दे कम इन एंड दे नॉट ओनली ब्रेक द फैमिलीज बट दे ऑलमोस्ट होल्ड देम फॉर रैंसम. मंत्रा, as we sit here today, there is a family जो गडचिरोली महाराष्ट्र में completely destroy हो गई है. 5 murders by the daughter-in-law. किसी भी प्राइम टाइम न्यूज़ पे किसी ने भी इस केस को जो है हाईलाइट नहीं किया. She gave poison to her father-in-law first, उसके बाद mother-in-law, उसके बाद उसका खुद का हस्बैंड, 2 उसकी बहनें. जो इन लोगों के जो फ्यूनरल में जो लोग आए थे उनको भी, उसका भाई जो एक दिल्ली रहता था उसके हस्बैंड का, उसको भी, सब लोगों को इस लेडी ने जो है पॉइजन किया.
एंड दिस वाज अ लव मैरिज, ओके। सो अगर हम इस केस को रिवर्स कर दें कि एक आदमी ने इस तरह अपनी वाइफ और उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया होता या फिर डाउरी के लिए हरासमेंट वाला होता, तो प्राइम टाइम न्यूज़ होती, उस आदमी को इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया जाता है एंड देयर वुड हैव बीन सो मेनी कॉन्वर्जेशंस, यू नो, डिबेट्स कि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ कितना गलत हो रहा है। बट दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो डाउरी के लिए हरासमेंट देयर इज़ नो डाउट औरतों की आज भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस भी औरतों के साथ मैरिजेस में होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज़ें आदमियों के साथ भी औरतें आज के समय में जो एम्पावर्ड हैं, एम्पावर्ड नहीं भी हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये अर्बन सिटीज़ का फिनोमिना है, बिल्कुल गलत। हम लोग रिसर्च करते हैं जहाँ पे वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया अपने लवर के साथ मिलके। 90% केसेस मंत्रा छोटे छोटे गाँव में से आते हैं, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में से आते हैं। बहुत सारे जो छोटे लेवल के जो हमारे शहर हैं या गांव वगैरह हैं, वहाँ पे अडल्ट्री इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है। वहाँ के आदमियों की तो आवाज़ मैं तो कहती हूँ कि मेरे तक भी नहीं पहुँच पाती है। जिनको ईमेल चलाना या फ़ोन वगैरह सब कुछ इंटरनेट का पता है, वो तो फिर भी मेरे तक कुछ हद तक पहुँच सकते हैं लोग, लेकिन जो गाँव में आदमियों की जो सफरिंग है वो तो मेरे तक पहुँच भी नहीं पाती है। तो आदमियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी आज के समय पे हो रहा है। वाइफ हर तरह की कंडीशंस भी रखती है, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी, मेरी ये बात मानो, नहीं मानोगे तो इस तरह से अब्यूज़ होगा, उस तरह से अब्यूज़ होगा। तो ये आदमियों का मर्डर भी हो रहा है उनके वाइफ के हाथों। ये सारी चीज़ें आदमियों के साथ भी आज के समय हो रही हैं, लेकिन लॉज नहीं है उनके लिए। किसी आदमी के साथ तो एक तरफ, व्हाट अबाउट द सोसाइटी हु लुक्स एट इट दैट वे? आई मीन, अगर एक औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और अगले दिन वो औरत घर से बाहर निकलती है और 10 लोग अगर समाज के देखते हैं कि उस औरत को मारा गया है, तो उस आदमी के ऊपर, उस पति के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि कितना बुरा आदमी है। बट अगर यही चीज ऑपोजिट हो और मर्द अगर घर पे अपनी औरत के हाथों, अपनी बीवी के हाथों पिट रहा हो, तो लोग हंसते हैं और उसपे अरे बीवी के हाथों पिट गया, के हाथों पिट रहा है। मेरे पास ऐसी वीडियोस आती हैं मंत्रा, मेरे को कभी कभार तो ऐसा दिल करता है कि इमीडिएटली मैं डाल दूं सोशल मीडिया पे, इमीडिएटली डाल दूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आदमियों को यहाँ पे भी एक अलग ही शेम का सामना, देखा जाता है। अलग ही सोशल शेम का मीडिया सामना, पर मैं ये जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, हाँ। यही सी बात पर हंस रहे होंगे सबसे ज्यादा, उसी पे मीम्स बनाते हैं सबसे ज्यादा कि ये आदमी अपने घर पे तक पिट के आया है, पिट कर आया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी जो है एक लार्जर लेवल पे यही सोचती है कि जो आदमी किसी औरत से पिट जाए वो वीक है। बहुत सारे नाम भी हैं जो आई डोंट वांट टू टेक, बट बहुत सारे डेरोगेटरी नाम हैं ऐसे आदमियों के लिए जो वीक हैं, जो अपनी वाइफ से पिट जाएं या फिर जो बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो इन सब नामों से जो है उनको शेम किया जाता है। और जो मैं बात कर रही थी, बहुत सारे आदमी हैं जो अपनी जैसे एक बंदा है, वो अभी 3-4 दिन पहले की बात बता रही हूँ, उसकी वाइफ उसको इतनी बुरी तरह से चप्पलों से पीट रही है और वो खुद को भी पीट रही है और उसको पता है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है और वो बोल रही है कि अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगी और फिर तू देखियो कि तेरी तो कोई सुनवाई नहीं होगी, लेकिन मैं अगर बोलूँगी तो तुझे पुलिस उठा के लेकर चली जाएगी। एक और अभी थोड़े दिनों पहले मेरे पास वीडियो आई, उसमें बंदी जो है, वाइफ जो है, वो बोल रही है कि मैं तो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकती हूँ भैया तेरे ऊपर, और मुझे 4 करोड़ रुपए एलिमनी चाहिए, नहीं तो मैं अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगाऊंगी और मैं डाउरी भी लगाऊंगी और मैं डोमेस्टिक वायलेंस भी लगाऊंगी, अननेचुरल सेक्स भी लगाऊंगी, मैरिटल रेप भी बोलूंगी। शी इज सेइंग दिस क्लियरली इन दी ऑडियो, ऑफ कोर्स ही इज रिकॉर्डिंग इट डिस्क्रीटली, और बोल रही है कि मुझे 4 करोड़ की एलिमनी नहीं दोगे तो मैं सारे इल्जाम लगाऊंगी। इतने सारे लॉज हैं आदमी के खिलाफ लगाने के लिए, आई मीन आई थिंक पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट आल्सो, और इसलिए उसी का मिसयूज हो रहा है। एब्सोल्युटली, टॉकिंग ऑफ बट मिसयूज के अलावा मंत्रा, जो हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, अब सोचिए कि अगर एक महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो स्टैंड ले लेती है कि मैं इस बंदे के ऊपर केस करूंगी एंड आई एम गोना गो एंड रिपोर्ट इट टू द पुलिस, hopefully and practically in good number of cases the woman is granted some kind of protection, help, और उसके support के लिए एक बहुत बड़ा system जो है हमारे infrastructure खड़ा किया हुआ है सरकार ने। लेकिन एक आदमी अगर पिटता है अपनी वाइफ से और अगर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अगर पुलिस स्टेशन तक भी चला जाता है ना मंत्रा, इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे पुलिस पहले तो उसका मजाक उड़ाएगी, वो तो अलग ही बात है, लेकिन उसको सबसे पहले क्या बात बताती है पुलिस की, भाई अगर तेरी बीवी तुझे मार रही है तो तू चुप बैठ के मार खा ले,
क्योंकि अगर वो यहाँ पे थाने आके अगर कंप्लेंट कर देगी ना, तो चाहे झूठी भी कंप्लेंट होगी, हमारे तेरे खिलाफ एफआईआर करनी पड़ेगी। तो एक तो तू मार खा रहा है, ऊपर से केस भी तेरे ऊपर ही लगेगा और जेल भी तू ही जाएगा, और तेरा सारा का सारा खानदान जो है, माँ बाप बहन, उन सबको इम्प्लीकेट करेगी, वो अलग बात। तो तू सोच ले कि तू मार खाना तेरे लिए बेटर ऑप्शन है या फिर अपने ऊपर इतने सारे केसेस जलवाना। एंड द गाय हैज टू गो साइलेंट। बेसिकली टू अंडरस्टैंड दिस, जैसे कि कहा जाता है नॉट ऑल मेन आर द सेम, नॉट ऑल वीमेन आर द सेम को ध्यान में रखते हुए बस इतना समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान के कानून को कुछ चुनिंदा औरतों ने समझ लिया है और उसको बेंड करके, ट्विस्ट एंड टर्न करके, नाउ दे आर गेटिंग बैक टू द मेन ऑफ द वर्ल्ड। एंड ज्यादातर इसी कानून के ऊपर आपने आपकी जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी मार्टर्स ऑफ मैरिज, ये भी बनाई थी 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इसके अंदर आपने कौन सी आईपीसी की धारा के ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया था, या कौन से ऐसे कानून थे जिसको हिंदुस्तान में लोगों ने और खासतौर पे औरतों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था फैमिलीज के खिलाफ और अपने इन लॉज के खिलाफ? सो मेरी जर्नी बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री से ही शुरू हुई थी मेन्स राइट में, मंत्रा। द रीजन आई केम इनटू दिस स्पेस टॉकिंग अबाउट मेन, सबसे पहले तो फैमिली का एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसने पूरा झकझोर दिया था कि ऐसे कैसे कानून, ऐसे कैसे इतना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं। Your brother went through the same. करेक्ट। सो दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि ऐसा भी होता है। एंड दिस लॉ वाज आईपीसी 498A। तो बस एक औरत को जाके पुलिस स्टेशन में बोलना है कि मेरे पति, मेरे सारे के सारे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। एफआईआर हो जाती है, उस टाइम पे अरेस्ट भी हो जाता था। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। और मार्टर्स ऑफ मैरिज जो है बेसिकली आईपीसी 498A के मिसयूज के ऊपर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री है 1.5 घंटे की, जो रियल लाइफ स्टोरीज उन लोगों की बताती है जिनके ऊपर झूठा 498A का इल्ज़ाम लगाया गया। वो बिल्कुल इनोसेंट थे, उनकी लाइफ की क्या जर्नी रही, इस लॉ का मिसयूज़ कितना होता है। इस लॉ के मिसयूज़ को सुप्रीम कोर्ट बहुत बार लीगल टेररिज्म बोल चुका है, हाई कोर्ट्स भी लीगल टेररिज्म बोल चुकी हैं, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट 40 years सिंस दिस लॉ केम, बट अभी तक एक सॉलिड अगर मैं बोलूँ रिलीफ तो नहीं कि लोगों को मिला है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई जिसके बाद अरेस्ट जो है आज के टाइम पे एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में या जो थोड़ी शहरों में जो है पुलिस फिर भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करती है या इंसान को मौका देती है अपनी भी आके बात बताने का। अदरवाइज पहले तो पूरे परिवार को जो है उठा के जेल में डाल दिया जाता था। तो मार्टर्स ऑफ मैरिज बेसिकली फोकसेस ऑन हाउ द लॉ हैज़ बीन मिसयूज्ड इन एन एब्सोल्युटली रिडिकुलस मैनर, और कैसे लोगों की सफरिंग हुई है। बहुत ही क्रेजी केसेस हैं। केस है मार्टर्स ऑफ मैरिज में जिसमें 2.5 साल का बच्चा था एक आदमी का, और उसको पता चला, मतलब उसको लगा कि उसकी वाइफ जो है किसी अडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, और उसने जो एक चीज़ सही करी वो ये करी कि डीएनए टेस्ट अपने बच्चे का करा दिया। सोचिए 2.5 साल जिस बच्चे को आप बिल्कुल अपने बच्चे की तरह समझ रहे हैं, फिर डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आया तो फादर नहीं था। तो लेकिन उसकी वाइफ को जब पता चला कि उसने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, तो उसी दिन उसने जाके 498 की कंप्लेंट डाल दी और इस बंदे का अरेस्ट हो गया। ही वॉज इन जेल फॉर 7 days बिफोर ही गॉट बेल। और फिर उसके बाद उसको लगभग 7 साल लड़ाई लड़नी पड़ी अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की। इवेंचुअली ही डिड विन, बट दैट व्हाट इज दैट विक्ट्री, यू नो? He lost his life, he lost the affection to the kid he thought was his own, and then 7 साल आप कोर्ट के धक्के खा रहे हो जब आपकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं, कुछ सुसाइड केसेस हैं। इनफैक्ट मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि बहुत सारे आदमी ये सोचते हैं कि अगर उनके ऊपर इस तरह का कोई केस हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनके माँ बाप, पूरे के पूरे परिवार को जो है इम्प्लिकेट कर लिया जाता है। तो बहुत सारे आदमी ये सोचते हैं कि अगर हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे तो हमारी फैमिली की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और मैंने सुसाइड को बहुत अप क्लोज एंड पर्सनल देखा है जब हमारे साथ ये हो रहा था। तो तब मैंने सिर्फ ये सोच के कि कोई सुसाइड ना करे और लोगों को पता चले कि वो अकेले नहीं है जो इस तरह की सफरिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की ऑर्डील से गुजर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। एंड थैंकफुली बहुत साल हो गए मंत्रा, अब तो मार्टर्स ऑफ मैरिज को रिलीज हुए, बट आज तक लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी और हमारे को मोटिवेशन मिली कि हम लोगों को हारना नहीं है, हम लोग को फाइट बैक करना है। सो
इसीलिए बनाई थी मैंने फिल्म, तो अच्छा लगता है कि लोग देखते हैं उससे और इंस्पायर होते हैं. And one of the other cases, first of all, thank you so much for making that documentary. In fact, उस documentary के दौरान ही I started following your work and I realized that मर्दों के लिए भी आवाज़ उठाने वाला कोई है, and loads and loads of blessings to you from all the people out there जिन families को आपने help किया, support किया है. Of course, हिंदुस्तान में ये दो तरफा होता है. ऑफ कोर्स पारिवारिक टेंशन्स के दौरान, डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान जितना औरतें सफ़र करती हैं, मर्द भी सफ़र करते हैं. बट ओवरऑल नज़रिया ये है कि इट इज़ ऑलवेज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, मर्दों की दुनिया है, और इस मर्दों की दुनिया में औरतें हमेशा सफ़र करती हैं. एंड इट इज़ नॉट wrong to say that also, because we know that how the world or the society has been functioned. I'm sure you must be going through this as a woman yourself. Many a times would you have turned around and said कि तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? Yeah, absolutely. There is no doubt about that. I mean, you know, I have said But to this generalize, always. yeah. No, I have said this always, Mantra, कि not for a moment I have any misconception कि आदमियों के साथ औरतों से ज़्यादा वायलेंस होती है या औरतों से ज़्यादा सफरिंग उनकी है. नहीं, मुझे आज भी आप स्टेटिस्टिक्स से देख लो या आप अपना सोशल एक्सपीरियंस देख लो, ऑब्वियसली वुमेन गो थ्रू हरासमेंट, सफरिंग अ लॉट मोर देन मेन. लेकिन वही बात है ना कि अगर किसी को कैंसर है और अगर किसी को कोल्ड है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोल्ड वाले को ट्रीट नहीं करेंगे, यू नो, बिकॉज सफरिंग तो उसकी भी है, दर्द तो उसको भी हो रहा होगा, प्रॉब्लम तो उसकी भी है, जो शायद अगर ट्रीट नहीं करी गई तो बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले सकती है. तो आई थिंक आई कम फ्रॉम दैट स्पेस ओनली कि अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम उससे रिलेटिवली थोड़ी छोटी है तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे. बिल्कुल सही. तो और एक्सट्रीम केसेस हैं आज के टाइम पे और बहुत दुख भी होता है. फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक फैमिली को हेल्प कर रही हूँ जिनके बेटे ने सुसाइड कर लिया. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये चीज़ लिखी कि उनकी वाइफ बोलती थी कि पुलिस जो है मेरे हाथ में है और तेरे ऊपर मैं इतने सारे केसेस लगाऊंगी कि तू पूरी जिंदगी उन केसेस से निकल नहीं पाएगा. तो इस तरह की आई वुड से कॉन्फिडेंस से अगर कोई किसी को थ्रेटन करता है तो दैट मीन्स लॉट, यू नो, एंड दैट्स व्हाई दैट मैन बेसिकली किल्ड हिमसेल्फ, एंडेड हिज लाइफ. अगर कानून इतना ज्यादा एक तरफा ना होते तो आई डोंट थिंक सो इस तरह की थ्रेट्स कोई भी दे सकता, यू नो. सोचो कोई अगर, मतलब इसको थोड़ा सा हम जक्सटपोज करते हैं, मान लो कोई आदमी किसी औरत को ये बोले कि मैं अगर तुम्हारे साथ कितनी भी वायलेंस कर दूंगा या कितनी भी हरासमेंट कर दूंगा या रेप कर दूंगा और तुम्हारी सुनवाई कोई नहीं करेगा, और ये चीज़ मीडिया में आ जाए, सोचो लोग कितना बड़ा उसका बवंडर बनाएंगे कि कैसे एक क्रिमिनल के माइंड में ये चीज़ है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर वो क्राइम भी कर दे तो. एटलीस्ट उन सब क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए हमने इतने सारे लॉज बनाए, बट जिस क्राइम्स की मैं बात कर रही हूँ उसके लॉज भी नहीं है, उसके लिए सिस्टम भी नहीं है. तो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. It's never a comparison. True. I mean, I don't think so. Human suffering, anyways, has a comparison. Absolutely. One needs to look into the individual. Absolutely. And look at it as not as a feminist or a male chauvinist, but as a humanist. Absolutely. And look at it from a human perspective. उस individual को देखें. You know, I don't want to talk. I didn't want to, you know, point out someone, but somebody who has been a very, very staunch feminist and a champion of women's rights is right now accused of dowry and domestic violence by her daughter-in-law. And I don't want to take the name, I don't want to target someone, but in the articles that got published, and because this woman is a very, very renowned person in her space of women's rights and justice, ऑफ कोर्स जब उनके डॉटर इन लॉ ने एफआईआर करी तो मीडिया तो फिर पूरी की पूरी फैमिली का नाम छापेगी. जो भी उस लड़की ने एलिगेशंस लगाए हैं, चाहे वो सच हैं या झूठ हैं, वो सारे के सारे एलिगेशंस इनकी फैमिली के खिलाफ जो है न्यूज़ आर्टिकल्स में पब्लिश हो गए. सो दिस वुमन देन सेज कि आई हैव बीन फाइटिंग फॉर वुमेन्स जस्टिस ऑलवेज, आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम. Madam, you tell me one thing. If you are saying that the complaint against you and your family is baselessly false, आप 7 साल से उस लेडी के साथ रही भी नहीं है अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, फिर भी आपको एक क्रिमिनल केस में इम्प्लीकेट कर लिया जाता है, तो आपको मेरे ख्याल से रियलाइज हो गया होगा कि ये जस्टिस नहीं है. You know, you can still of course have hope on justice system because there's nothing else that you can say right now. But you must realize that there are so many families
जिनकी कोई गलती नहीं होती उनके ऊपर भी इसी तरह से क्रिमिनल केस कर दिया जाता है. एंड शी वेरी वेल नोज दैट टुमारो इवन इफ शी विल बी एबल टू प्रूव कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगे हुए, तो भी उनकी डॉटर इन लॉ को कुछ नहीं होगा. She'll go scot-free. She will get away, right? So I don't think so that is justice. Or just because you're a women's right activist, just because you're a feminist, if you're going to hide the thing by just, ignoring it, that doesn't mean that thing doesn't exist. True, that what I'm can't be saying, living right? like an ostrich now. Exactly. You can't just put your head under the sand and say कि ये नहीं हो रहा है. Just because you have a certain ideology, just because you are a feminist and you have to talk about women. As much as I know about feminism, Mantra, I thought feminism was always about equality. Absolutely. बट आज के समय पे आप न्यू एज फेमिनिस्ट को जब देखते हो, उनमें इतनी नफरत भरी हुई है ना आदमियों के लिए. इट इज़ वेरी बॉदरिंग. मतलब कभी कभार मुझे लगता है लाइक, एंड देयर आर सो ओपन अबाउट इट कि वो अपनी बायो में लिखते हैं. There was recently I had quoted some feminist who studied from an elite university and all of that, and her pinned tweet was, how can you not hate men? The privilege that men have is nauseating. So, what is it even about? How can you hate an entire... And at the same time, she also tweeted about कि कैसे पैलेस्टीनियंस को जस्टिस नहीं मिल रहा है और इजरायलीज ऐसे हैं और ये ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब जिन्होंने अटैक किया है आप उनके साथ सिंपथाइज कर रहे हो, जो टेररिस्ट है आप उनके साथ सिंपथाइज कर रहे हो, एम्पथाइज कर रहे हो. बट एट द सेम टाइम अगर किसी आदमी के साथ कोई सफरिंग होती है तो नहीं, उसको तो आपको देखना ही नहीं है, लेकिन सिर्फ आदमियों को ही करना है. What kind of ideology is that? I don't understand. You're true. I think the saddest part about this is that the cause that feminism was fighting towards has become exactly what it was fighting against. Exactly. Absolutely. इतनी ज़्यादा toxicity है, and I'll tell you, right now as we talk, there's a leading channel that's doing a story on men's issues, a half-an-hour special, and they reached out to me and they asked me कि tell us stories which are very very heartbreaking and all of that, and I gave them numbers of people जिनके साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने उनको जाके इंटरव्यू किया. But the lady who is leading this effort, she has followed my work for a long time. उन्होंने जब पहली बार मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि दीपिका, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ कन्विंस करने की अपनी टीम को कि हम लोग को इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार एडिटोरियल टीम में मेरे आइडिया को बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन मिली, ये कहते हुए कि अरे क्या बात कर रहे हो, औरतें इतनी सदियों से ऑप्रेस्ड हैं, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ टॉकिंग अबाउट मैन. सो मेरा क्वेश्चन फेमिनिस्ट से भी, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट से भी, और जो बहुत ज़्यादा रेडिकल लोग हैं उनसे यही रहता है कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए दीपिका नारायण भारद्वाज 20 साल के लिए गायब हो जाएगी. 20 साल वुड बी एनफ टाइम जब तक आदमियों की बहुत सफरिंग हो जाएगी. You tell me the time when we can actually start talking about men. बैलेंस आउट करने में कितना वक्त लगेगा, कितनी सफरिंग आप चाहते हो, कितने आदमी मर जाएं ये चाहते हो, उसके बाद अगर आप आदमियों की बात करना अलाउ करना शुरू करोगे तो मुझे सिर्फ वो बता दो. ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव एन आंसर. सो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई लॉजिक है कि आदमियों का औरतों का इतना ज़्यादा ऑपरेशन बहुत सदियों से हुआ है तो आदमियों को परेशान होने दो या हैरान होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट रेणुका चौधरी एक टाइम पे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर होती थी जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया. तो करण थापर ने उनके शो में एक बार उनसे पूछा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है इसमें तो मतलब आदमी अगर तेज आवाज में भी अपनी वाइफ से बात कर ले तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है, तो इतना ज़्यादा आप स्क्यूड लॉ कैसे ला सकते हो. And she, in her very popular smile, हंसी ऐसे, it's time for men to suffer. Speaking about martyrs of marriage, and there is a case जो कि अभी हम सबके सामने आया है, and the entire country knows that the man implicated, our favorite cricketer Shikhar Dhawan, has finally gained his respect back, and it is even wrong to say that gained his respect back sort of a thing, because why should a man think that he's a criminal when just because he's been implicated? शिखर वाला केस जो है मंत्रा, इनफैक्ट काफ़ी मैंने उसके बारे में काफ़ी लिखा जब डिवोर्स की उनकी जजमेंट आई. और शिखर का केस मोर देन लीगल इज हिज पर्सनल बैटल, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में, अभी तो शुरुआत हुई है उनकी एक्चुअल में, अगर मैं बोलूँ
जो ऑर्डील है उनकी शुरुआत हुई है अभी शिखर की, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मेरे ख्याल से पेन पॉइंट उनका बेटा रहेगा और उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने बेटे के लिए। ये तो एटलीस्ट अभी क्लियर लगता है। आई होप कि ऐसा ना हो। आई होप आयशा अंडरस्टैंड्स कि एक बच्चे के लिए उसका बाप भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी उनकी माँ है, और अपनी ईगो को वो बीच में ना लाएं उस चीज़ के। लेकिन सोचिए शिखर कितने बड़े सेलिब्रेटेड स्टार हैं और पिछले इतने सालों से ही वाज, आई वुडंट हेजिटेट टू से कि वो एक कैश काउ थे अपनी मैरिज में। उसके अलावा शायद उनकी मैरिज में और कुछ बहुत ज़्यादा मुझे तो समझ में नहीं आया, जो उनकी मैंने पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ी है। वो अपनी वाइफ के लिए, उसकी जो पिछली शादी से 2 बेटियां हैं उनके लिए हमेशा पैसे भेजते रहे। उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, अपने बच्चे को मिलने के लिए वो तरसते रहे। और मेरे ख्याल से सिर्फ एक इस एफर्ट में कि मेरी पूरे समाज में बेइज्जती ना हो, पूरे समाज में ये ना बोले कि या वो एलिगेशंस ना लगाएं हर तरह की, जो कि वो लगाना चाहती थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी किए थे, जो कि फिर शिखर ने बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट से इंजंक्शन भी लिया था कि आयशा जो है उनके खिलाफ ही इस तरह के मैसेजेस किसी को नहीं भेज सकती, और डिफेमेशन का केस भी चला। तो आई एम श्योर उनको बहुत सारे थ्रेट थे। उन्होंने स्टार्टिंग में पूरी कोशिश की कि म्यूचुअली ये चीज़ जो है सॉल्व हो जाए। आयशा जो है अपनी फाइनेंशियल डिमांड्स बढ़ाती गई एंड फाइनली दिस मैन एक्चुअली टुक अ स्टैंड दैट ही इज नॉट गोइंग टू गिव इन, एंड देन ही फाइल्ड अ डिवोर्स इन इंडिया। बट सोचिए कि इतने टाइम तक, इतने सालों तक शिखर ने ये सब कुछ क्यों सहन किया? बिकॉज अगर एक भी एलिगेशन आता तो वही समाज की पर्सपेक्टिव आ जाता कि आयशा सही है, शिखर गलत है। His career would have taken a huge dent. His overall life would have been impacted. His parents must have been hounded. और कहीं ना कहीं सोशल सर्कल्स में हमेशा होता ही है मंत्रा, आप जाओ ना तो फिर लोग आपको थोड़ी सी अजीब सी तरह से देखते हैं कि भैया इसकी तो शादी नहीं चल पाई, उसने ये एलिगेशन लगाया है, कुछ ना कुछ तो इसने पक्का गलत किया ही होगा कि इसकी वाइफ जो है इसके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आयशा ने 2 साल पहले शायद अपना अनाउंस किया था कि इट इज टफ टू गो थ्रू अ सेकंड डिवोर्स बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड ऑल ऑफ दैट, उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने यही शिखर को ही ब्लेम किया था कि शायद शिखर गलत है, आयशा इज राइट बिकॉज शी इज अ वुमन। तो बट शिखर इज जस्ट वन एग्जाम्पल एंड आई थिंक ही हैज actually gotten this divorce at a speed that we have not known. ऐसे इतने सारे आदमी हैं मंत्रा जो 15-15 साल 20-20 साल जो है डिवोर्स उनको नहीं मिलता है इंडियन कोर्ट्स में, कंटेस्टेड डिवोर्स, जिन्होंने अपनी मैरिज में डोमेस्टिक वायलेंस भी देखा है, झूठे केसेस भी फेस किए हैं, झूठे केस फेस करके उन केसेस को जीता भी है, लेकिन फिर भी जो है उनको डिवोर्स नहीं मिला। तो शिखर का डिवोर्स 7-8 महीने में हो गया, which is a good thing. I'm glad. I hope he'll be able to move on. Why are Indian divorces so tough to happen? I mean, if one person does not want to be in a relationship, why isn't it easy to just get out of it? There are दोनों तरफ से हाँ होना जरूरी है. Is that what the law is all about? No. So see, there are 2 kind of divorces in India. एक mutual consent divorce है, एक contested divorce है. Mutual consent divorces, I think बहुत, I would say कम होंगे जहाँ पे स्पेशली किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट है हस्बैंड वाइफ में। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी तो वो बेसिकली कंटेस्टेड डिवोर्स ही होगा, या तो हस्बैंड फाइल करेगा या वाइफ फाइल करेगी। और जो हमारा सिस्टम है वो इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, जैसे आई थिंक कल ही एक शायद दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है या शायद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहाँ पे ये कहा कि लिटिगेशंस जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, फैमिलीज जो है इतना ज़्यादा परेशान होती हैं, तो दिस शुड बी एड्रेस्ड। तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, अब जैसे मान लो हस्बैंड ने फाइल किया डिवोर्स, 2-3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं कोर्ट्स में हियरिंग होते हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हुए, वो प्रोसेस के थ्रू जाते हुए। फिर उसके बाद मान लो हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया, तो वाइफ अपील में चली जाएगी अपर कोर्ट में। फिर उसके बाद अपर कोर्ट में कम से कम भी 2-3 साल 4 साल 5 साल वो केस रगड़ता रहेगा। अब मान लो वाइफ को की अपील वहाँ पे भी डिसमिस हो जाती है और वो वाली कोर्ट भी हस्बैंड को डिवोर्स देती है, वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। तो मतलब लोगों के पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं हमारे सिस्टम की वजह से कि पीपल डोंट वांट टू लीव द अदर पर्सन अंटिल अनलेस देयर डिमांड्स आर मेट। और
आदमियों की तो खैर डिमांड्स मैंने बहुत कम ही सुनी है, लेकिन औरतों की डिमांड्स बहुत होती है And when they are going speaking- through divorce. सब कुछ मतलब I जब wanted तक to उनके बाद exactly tap upon this topic now. Alimony. You've spoken a lot against alimony. You've spoken a lot about alimony, about how alimony as a concept in itself, in today's day and age, when the feminism movement talks about equality, talks about the fact that we are all equals and men and women in a relationship should be equally responsible towards everything. Why is alimony one-sided? Why does a woman demand for an alimony? यानी कि आप मुझसे अब डिवोर्स ले रहे हो, अब मेरी बाकी की जिंदगी का खर्चा आप उठाओगे। ये कॉन्सेप्ट ही क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे इसके बारे में। व्हाई इज इट सो? एलिमनी आया कहां से? मैं समझ सकता हूं कि शायद एक टाइम पे ये रहा होगा कि अब ये औरत कहां जाएगी, राइट, तो इसका खर्चा आप उठाएं। राइट। औरत कहां जाएगी का क्या मतलब होता है? ऐसे बहुत सारे लॉज हैं हमारे इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, या फिर अदर सिविल लॉज हैं हमारे मेंटेनेंस और एलिमनी के लिए। स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी इन सब चीज़ों की मंत्रा, तब पर्सपेक्टिव ये होता था कि अगर एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ, और पहले जो है महिलाएं जो है ज़्यादातर हाउस वाइफ होती थी, होम मेकर होती थी, इतना ज़्यादा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन नहीं थी या इतना ज़्यादा काम नहीं करती थी। तो एक औरत जो अपनी फैमिली को पूरा अपना टाइम दे रही है, अपने बच्चों को की अपब्रिंगिंग कर रही है, वो अगर डिवोर्स की सिचुएशन होती है तो ये एक पर्सपेक्टिव होता था कि उसको मेंटेन करना जो है वो आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मुझे लगता है सही भी है। इफ अ वुमन हैज कंट्रीब्यूटेड हर एंटायर लाइफ और अ सब्सटैंशियल टाइम ऑफ हर लाइफ इनटू अ मैरिज, जहाँ पे बच्चों की देखरेख की वजह से वो खुद अपना कोई करियर नहीं बना पाई, काम नहीं कर पाई, और उस सिनेरियो में अगर डिवोर्स होता है तो ऑब्वियसली शी नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अलोंग विद द चिल्ड्रन बाय द मैन। लेकिन आज के टाइम में जो देखने को मिलता है, और फेमिनिस्ट कभी इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलती हैं, a woman would be earning 20 lakhs, 30 lakhs per annum, but still she will ask for maintenance from the man. Yeah, sometimes even more than the yeah, man. And of course. these are the big divorces in the world that we've seen. May that be Hollywood, may that be the big industries, jahan par the wives earn much more than the man, than the husband, but still they are asking for alimony. For alimony. ये reverse हो सकता है कभी? बहुत बहुत मिनिस्क्यूल केसेस में और बाहर की कंट्रीज में। इंडिया में जहां औरतों की मेंटेनेंस और एलिमनी के लिए बहुत सारे लॉज हैं, वहां सिर्फ एक सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24, जो थोड़ा जेंडर न्यूट्रल है, जहां पे आदमी भी डिमांड कर सकता है अगर वाइफ बहुत ज़्यादा कमाती हो। लेकिन जो एक मतलब मैं अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकती हूँ जिन केसेस के बारे में मैंने सुना है जहाँ पे आदमी को औरत से मेंटेनेंस मिली 2,500 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, जबकि महिलाओं को आज के टाइम पे जो मेंटेनेंस मिलती है उसके अमाउंट्स अगर आप सुनेंगे, लाखों रुपए मेंटेनेंस मिल रही है। आप एक जगह पे तो ये बोलते हो कि मेंटेनेंस इसलिए हम पति से दिलवा रहे हैं महिला को ताकि वो डेस्टिट्यूट ना हो, ताकि वो सड़क पे ना जाए, ताकि उसका लाइफ जो है बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मेंटेन करने की ज़रूरत है एक आदमी को अपनी वाइफ को। बट अभी की कॉन्सेप्ट हमारी कोर्ट्स ने ईजाद कर दिया कि लाइफस्टाइल, कि जैसा लाइफस्टाइल पति के पास उसके रहते हुए था वैसा ही लाइफस्टाइल उसका अगर पति के साथ नहीं रह रही है तो भी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करने की। तो सोचिए मंत्रा, मतलब आज के टाइम पे ऐसा है कि, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपनी इमेजिनेशंस में, ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे औरत जो है बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रही है, मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ वो कमा रही है, लेकिन हस्बैंड की सैलरी जो है 4 लाख रुपए है, तो वो चाहेगी कि हस्बैंड से भी उसको 1.5 लाख रुपए और मिले, और कोर्ट्स ग्रांट भी करती हैं ये बोल के कि उनका लाइफस्टाइल जो है वैसा ही होना चाहिए जैसा वो हस्बैंड के साथ थी तब रहेगा। और सबसे ज़्यादा गलत चीज़ जो इसमें है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एक औरत ने डिसाइड किया, लेट्स सपोज नहीं, फैक्ट बता रही हूँ आपको, अ वुमन हैज एन अफेयर विद समबडी, शी डजंट वांट टू बी इन द मैरिज, she leaves the man, goes to her house, even if she is in a live-in relationship, लेकिन वही ये डिटेक्टिव वगैरह लगा के शायद हस्बैंड नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है, she will invariably demand maintenance from the husband, और कोर्ट ग्रांट भी करती है। ऐसी जजमेंट्स भी हैं जहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि अगर एक कैजुअल वन नाइट स्टैंड हो गया तो दैट isn't a factor to deny maintenance to a woman। ऐसी भी जजमेंट्स हैं कि कैजुअल अडल्ट्री जो है वो दैट इज नो ग्राउंड टू डिनाई मेंटेनेंस टू द वाइफ।
My life, my style is only one-sided. A woman can do that, but men generally can't. Speaking so of woman can very well say that, you know, my money is my money and your money is my money, but I'd still talk about independence, equality, and women are not less than men, and women can do everything and all of that. So yeah. Well, where are the women who used to go Dutch at a restaurant? Anyway, quickly speaking about your second documentary and also another case जिसके बारे में men's rights activists काफी बात करते रहते हैं, and something that we have seen happening in the recent times, and that is false रेप एक्यूजेशंस, सेक्सुअल मोलेस्टेशन के जो केसेस हमारे सामने आते हैं, जहां पर कई बार ये मालूम पड़ा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, एंड द वुमन हैज टेकन दैट स्टैंड टू जस्ट get back to the man for some reason or the other, and that's what India's Sons was all about. Yeah, so India's Sons is a documentary film that is on lives of men who were falsely accused of rape, and then they were honorably acquitted by the court. They were able to prove their innocence, and all the case studies that have taken in India's Sons have been taken precisely because these people had evidences from day one of the accusation, which were एक आँख से देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे को falsely accused किया गया है. These people had CCTV footage evidences, these people had call detail record evidences, these people have photographs, chats, everything that would defy the case completely जो कि औरत ने लगाया है, but still they had to suffer for years and years. So India's Sons मैंने Martyrs of Marriage के बाद बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि बस एक ही पर्सपेक्टिव था कि डाउरी जो है फिर भी एक लोगों या डाउरी डिस्प्यूट या डोमेस्टिक वायलेंस डिस्प्यूट कहीं ना कहीं फिर भी लोग जो हैं थोड़ा बहुत जो ओपन माइंडेड हैं या फिर सोच रखते हैं अपनी और एक ढर्रे से नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है. तो 498A डीवी वगैरह जो केसेस हैं एटलीस्ट वहाँ पे एक सोसाइटल धब्बा नहीं लग जाता है, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. लेकिन रेप इज अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम. एक बार अगर आपके ऊपर रेप का केस लग गया तो फिर भैया आपकी पूरी जिंदगी भी कंप्लीट नहीं है उस धब्बे को हटाने के लिए. सो आई रियलाइज आफ्टर 2012 अमेंडमेंट्स ऑफ द निर्भया केस, आफ्टर द निर्भया केस, जो चीज़ 498A के साथ हो रही थी वही आज के टाइम पे 376 के साथ हो रही है. जिस तरह से 498A एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ लाया गया था, उसके बाद लोगों ने धड़ल्ले से उसका मिसयूज़ किया, उसी तरह से 2012 के बाद बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर किसी इंसान को बर्बाद करना है तो उसके ऊपर एक झूठा रेप का केस लगा दो, आपका सब काम हो जाएगा. सो आई थॉट, you know, I will not allow this misuse to go on for as long as 498A went on. So I wanted to start the conversation around false rape cases much ahead of it. And thankfully, बहुत सारी courts आज के time पे, although they are not punishing women who are filing false rape cases, but they are definitely trying to make a statement that the laws are being misused. और misuse का extent बताती हूँ मैं आपको मंत्रा. आप कहेंगे ये क्या बकवास है. अभी थोड़े दिनों पहले एक आदमी को बॉम्बे में ही मेरे ख्याल से डिस्चार्ज किया एक केस में, जहाँ पे उस लेडी जिसने उसको रेप का केस लगाया था उसके साथ 20 साल से अफेयर था. 20 साल के साथ 20 साल का अफेयर. इस 20 साल के बीच में दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, दे वर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स. बहुत साल उनका अफेयर चला, फिर उसके बाद उनकी शादी नहीं हो पाई. वुमन वेंट एंड गॉट मैरिड टू समबडी एल्स. 5 साल उसकी शादी चली, फिर उसके बाद उसने अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने हस्बैंड के ऊपर भी केसेस लगा दिए. गॉट इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप विद दिस मैन फॉर कपल ऑफ इयर्स, एंड देन जब इनको आपस में डिस्प्यूट हो गया, देन शी अक्यूज्ड हिम ऑफ रेप एंड दिस मैन वाज डिस्चार्ज्ड. बट ऑफ कोर्स नो पनिशमेंट टू द वुमन. देयर आर केसेस वेयर one woman, and these are the cases that I've been working on since the last 2 years almost, जहाँ पे एक ही लड़की है. Thankfully this case became a little popular. एक लड़की को मैंने एक्सपोज किया था गुड़गांव में, उसका नाम है आयुषी भाटिया. 21-year-old गर्ल एक ही साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 रेप केसेस लगाती है अलग अलग पुलिस स्टेशंस में, एक ही शहर गुड़गांव में. और कोई भी इंसान जो है उसको रोक नहीं पाता है. वो इतने सारे, और ऑब्वियसली सारे के सारे केसेस जो है झूठे रेप केसेस थे. हर केस में जाके ये बोलती है कि इस लड़के ने मुझे शादी का झांसा देके मेरा रेप किया. And she is going on and filing these cases one after the other in so many men.
ये तो ऑलमोस्ट एक स्टॉन्च क्रिमिनल के पर्सपेक्टिव से ये जिंदगी जी गई है. Absolute psychopath, and she's not But the even only in one. regular cases, in regular relationships, you must have seen this thing happening a lot many times. Again, that when everything was consensual, then too. At one point of time, only the woman has the right to go ahead and put a case against the man. Even in our industry, in the film industry, so many of the Me Too cases जो हमारे सामने आए थे turned out to be false. And वो एक लहर चली थी, तो उस लहर का हिस्सा बनने के चक्कर में या किसी के खिलाफ आपकी पर्सनल एंगस्ट के कारण this was used, and many of our directors, many of our artists are now suffering. They don't get the kind of work that they deserve, although none of it has been proved. But hey, now they won't ever get the work, and I know many of such artists who are suffering today because of the same. So there are two perspectives. One is the most problematic one, I would say, especially when it comes to sexual abuse and rape allegations. The most problematic thing that is happening right now is this whole crap of rape on false promise of marriage. आप किसी आदमी के साथ 2 साल, 3 साल, 4 साल एक consensual affair में रहते हो, आप consensual sexual relationship बनाते हो, and if things don't work out, तो आप उसके बाद ये बोल देते हो कि मेरे को शादी का झांसा देकर इसने रेप किया. पढ़ी लिखी, बिल्कुल एजुकेटेड, अच्छी खासी कंपनी में काम करने वाली लड़कियां ये कह रही हैं मंत्रा कि उन्होंने एक आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इसलिए बनाया क्योंकि उसने उसको शादी का झांसा दिया था. मतलब एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो माई बॉडी माई चॉइस, आई हैव द राइट टू हैव सेक्स विद हूसोएवर आई वांट, और दूसरी साइड आप बोल रहे हो मैंने तो सेक्स इसलिए किया था क्योंकि इसने मेरे को शादी का झांसा दिया था, एंड इट बिकम्स या काम दिलाने के नाम पे, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कहा जाता है कि कास्टिंग काउच हैज बीन अराउंड फॉर इयर्स एंड हाउ गर्ल्स हैव सफर्ड बिकॉज यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर्स ने या डायरेक्टर्स ने या हीरोज ने काम दिलाने के झांसे में उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाया एंड बाद में काम नहीं दिया. बट इजंट दिस द सेम हैपनिंग विद बॉयज ऑल्सो? देयर आर सो मेनी केसेस आउट देयर वेयर male actors have gone through the same. I'm sure. In the hands of men and women. So, जब मीटू का पूरा एक वेव आया था, और ये चीज़ मैं बहुत बार सोचती हूँ, it makes me ponder कि अगर एक वो वेव आया था उसी टाइम पे सारे केसेस कैसे आ गए थे? अब तो नहीं आते. अब नहीं हो रहा, अब खत्म हो गया, या अब कोई किसी को बात नहीं करता. बट दैट टाइम इट वाज अ वेव, लाइक हर रोज ही किसी ना किसी के ऊपर एलिगेशन आ रहे हैं. और एलिगेशंस क्या 10 साल पहले ये हुआ था, 15 साल ये पहले हुआ था. नाउ आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि सेक्सुअल अब्यूज जो है वो बहुत इजी होता है लोगों के लिए बात कर पाना उसके बारे में. बट आई थिंक देयर इज नो डिनायल ऑफ द फैक्ट दैट लॉट ऑफ पीपल टुक एडवांटेज ऑफ द मी टू मूवमेंट एज वेल. और मैं तो खैर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ या इंडस्ट्री की पार्ट नहीं हूँ, बट कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझे बताया है कि देयर आर सम गर्ल्स हु who would be living in a paying guest accommodation, who then bought a BMW, a flat, and it was a financial transaction, और बस ये बोला कि एलिगेशन लगा देंगे. सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पे. एक तो कि सिर्फ किसी की स्टेटमेंट से, सिर्फ किसी के शब्दों से आप पूरे के पूरे इंसान को एक कटघरे में आप ला दो, खासकर ये बोलते हुए कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी गिल्टी अंटिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ इनोसेंट. दैट इज रॉन्ग. एंड सेकंड थिंग, ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ मेन हु सफर, हु गो थ्रू सेक्सुअल अब्यूज, लेकिन उन लोगों की वो अगर किसी को बोलेंगे भी कि किसी औरत ने हमारा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो पहली बात तो कोई सुनेगा नहीं, और दूसरी बात इनके लिए लॉज नहीं है. लाइक आई एम डीलिंग विद अ केस राइट नाउ फ्रॉम बैंगलोर, वेरी यंग बॉय, एंड ही वाज sexually harassed, and he went through a really bad ordeal by his manager, the guy he was reporting to, and he filed a complaint. पहली बात तो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो ऑब्वियसली लॉ में तो प्रोविजन है नहीं, बट थैंकफुली एटलीस्ट उस कंपनी की जो जेंडर पॉलिसी है सेक्सुअल हरासमेंट की वो जेंडर न्यूट्रल है. But this guy, when he spoke up, he's facing so much of backlash. And he's a young boy, I think 19-20-year-old. And हर रोज वो मुझे बताता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. And there are women in the team, there are men in the team, but they are all being so anti him just for speaking up.
तो फिर वो जो पूरी की पूरी बात आ जाती है कि औरतों को कोई बोलने नहीं देता या औरतें अपनी वायलेशन या हरासमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो मुझे थोड़ा सा फिर क्वेश्चनेबल लग जाता है कि बहुत सारे आदमी भी हैं जो इन चीज़ों से गुजरते हैं, लेकिन वो तो आपके पास एटलीस्ट औरतों के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, लॉज हैं जिसके तहत वो बोल सकती हैं। आदमियों के पास ना तो लॉज हैं और अगर वो बोलना भी चाहें तो कोई सुनना नहीं चाहता है। तो देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन बोथ द साइड्स, देयर इज नो डाउट। And I think we as a society really need to come to a point where we start listening to men as well, because there are a lot of men जो बहुत ज़्यादा harassment और suffering face करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं कुछ कभी। I think that's a great note from you, Deepika. That's a great note for us to have this conversation wrapped up, especially in the two sections that we spoke about of the men's rights that have been taken away. And in today's day and age, we are living at a time when as it is इतना कुछ fluid चल रहा है कि अब तो सवाल ये भी है कि what is a man के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, बिकॉज जेंडर फ्लूइडिटी को लेके भी बातचीत चल रही है. इट्स अ न्यू वेव वेयर पीपल आर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स एज डिफरेंट genders. If I'm not wrong, men are identifying themselves as women, women are identifying themselves as men. What do you think is the general mindset? What is happening in the society right now? Is it just a peer pressure? Is it an awakening, a true awakening? Is it realization? Or is it just a sham? Where do you see it? अभी थोड़े दिनों पहले I think Twitter पे, I'm forgetting the name of that person, but Elon Musk himself shared that video, and it's a documentary जिसका नाम है Who is a Woman? And there's this the protagonist, the guy in this video basically goes around asking all the feminists and the LGBTQ activists on who is a woman, and a lot of people are not able to basically respond to him on who is a woman. And the whole documentary is about how छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे बेसिकली सेक्स कन्वर्जन्स के लिए इनकरेज किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. आई एम सो ग्लैड, मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ब्रेन वॉश्ड इन दिस होल narrative, in this whole, I would say, cult kind of a thinking, and the documentary exposes that. India में अभी इतना ज़्यादा नहीं है, but I'm sure we are going to get there someday for sure. मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो है, मुझे यही लगता है कि एक आदमी है बायोलॉजिकली, एक औरत है बायोलॉजिकली. ऑफ कोर्स आप जेंडर एंड सेक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन आप बायोलॉजी को डिफाइन नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट, राइट. उसके बाद अगर आप कोई चीज़, देर आर सम नेचुरल, आई एम नॉट डिनाइंग कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आदमी हैं बट दे feel like a woman inside, but they're still man, they're still a man. There would be a woman who may be feeling like a man, but she is still a woman. So मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा confusion create कर दिया इन सब चीज़ों ने, rather than simplifying things. और एक और चीज़ जो मुझे लगता है, जो मैं देखती हूँ अपने आसपास, वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा लोगों ने इस वजह से क्रिएट कर दिए हैं. पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एवरीवन एज एन एनिमी, यू नो, विच इज़ वेरी रॉन्ग. लाइक थोड़े दिनों पहले सेम सेक्स मैरिज के ऊपर डिस्कशन हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया. सो आई जस्ट आस्क्ड अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर हम मैरिज की इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं फॉर होमोसेक्सुअल्स, सेम सेक्स कपल्स, तो हमारे लॉज तो अभी भी हस्बैंड और वाइफ के डिफाइंड ही हैं, मैन और वुमन ही डिफाइंड है. तो अगर आप सेम सेक्स कपल्स की बात कर रहे हो, अगर मैरिज के इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे ये, तो 498 एक कौन लगाएगा किसके ऊपर? डोमेस्टिक वायलेंस कौन लगाएगा किसके ऊपर? या मैरिटल रेप के लिए कौन अक्यूज कर सकता है? अब आप जब एक मैरिज की बात पे आ रहे हैं एंड यू वांट दैट राइट, विद दैट राइट देयर आर ऑफ कोर्स दैट देयर आर लॉट ऑफ लॉज दैट फॉल इनटू द परव्यू एज वेल. You will have to think about those as well. There's an advocate who started abusing me so bad for no reason, and he's a gay. And then I calmly told him and ended the conversation there. Don't think that everybody is against you or your enemy. You know? Maybe a lot of people do not understand all of this thing, but that doesn't mean that they are your enemy. So मुझे तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा confusion ज़्यादा create करने वाली लगती हैं, but
come to think of it, because these are changing times, Deepika, I think even laws need to change with time. The cases that you've been fighting against, the cases that you've been raising your voice towards, वहां पर भी कानून को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. और हमारे देश में कानून को ट्विस्ट एंड टर्न और घुमा फिरा के उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करना लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. So just the way people adapt according to the law, I think law also needs to adapt according to people and changing times. Absolutely. But overall, all said and done, on behalf of all the men, we really want to thank you for speaking up for this gender, जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि यार इसे मुक्का खाना आता है, रोना नहीं आता, या अपना दर्द बयां करना नहीं आता. But even men feel pain. मर्द को भी दर्द होता है, and I'm glad वो दर्द आपने महसूस किया और हमारी तरफ से कुछ तो बोला किसी ने. दीदी मैं क्यों दीदी बोल रहा हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं. एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इनफैक्ट अगर बहुत फटाफट से मैं बताऊँ, एक शाम करके लड़का है, उसकी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी आज. उससे एक बड़ी लड़की जो है, ही इज़ जस्ट 21 एंड ही स्टार्टेड हैविंग वेरी फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन विद अ वुमन हु वाज अराउंड 26-27 उसी की विलेज में. 2-3 महीने हुए थे बात करते हुए, एंड दिस गर्ल हैड स्टार्टेड हैविंग अ लाइकिंग फॉर हिम. उसने बोला कि मुझसे शादी कर ले, तो इसने मना कर दिया. दैट गर्ल थ्रू 5 liters ऑफ एसिड ऑन हिम एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड. उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट वगैरह करके हम लोगों ने FIR उसके ऊपर हुई, लड़की के ऊपर. शी वॉज अरेस्टेड. बट शाम के साथ मैंने पता नहीं कितनी रातें जो है फ़ोन के ऊपर बैठ के, वो भी रोता था, मैं भी रोती थी, और दीदी 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 करता रहता. बट ही इज़ मच बेटर नाउ. और वो जब मुझे दीदी बोलता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है मंत्रा. और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो आके बोलते हैं कि मेरे पास बहन नहीं है, लेकिन we think of you like our sisters. So अच्छा लगता है. I'm glad I've been able to make some difference in life of people. So from all your brothers out there, ये हिंदुस्तान की वो लड़की होगी जिसको बस पलट के बोलना, मेरे भाइयों को जानते हो क्या? And they will all be there for her. Thank you so much, Deepika, for being who you are and for doing what you have done. Thank you very much. Just one last message to people who are listening to this podcast, especially men जिनके ऊपर झूठे केसेस हुए हैं. प्लीज़ नेवर एंड योर लाइफ. प्लीज़ नेवर थिंक ऑफ सुसाइड, बिकॉज आप तो चले जाते हैं बट आपका फैमिली जो है बिल्कुल डेवस्टेट हो जाता है. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग ऑन मेंस इश्यूज, सो प्लीज़ कनेक्ट विद देम. काउंसलिंग लीजिए, हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए. नेवर थिंक ऑफ सुसाइड.